वैम्पायर चैप्टर 8 कंसेक्रिप्शन ऑर्डर। सुबह के सूरज ने जंगल के अंधेरे को दूर किया और सबके दिलों में बसी चिंताओं को भी दूर किया। कल रात की लड़ाई के बाद हर कोई युद्ध के मैदान को साफ करने में व्यस्त था और साथ ही साथ उन्हें दुश्मन की वापसी के खिलाफ पहरा देना था, इसलिए उनमें से ज्यादातर सोते नहीं रहे। सूरज निकलने के बाद आखिरकार सभी ने राहत की सांस ली। कुछ लोग जो वास्तव में थके हुए और नींद में थे सोने लगे। भाड़े के सैनिकों का एक हिस्सा नाश्ता तैयार करने लगा और नेता सरू अभी भी व्यवसाय ओलिवर के साथ कैजुअल्टी पेंशन के बारे में बहस कर रहा था। दरअसल दोनों पक्ष शुरू होने से पहले मुआवजे के मानक पर सहमत हो गए थे। जिस कारण से वे अब बहस कर रहे हैं वह पूरी तरह से एक बदकिस्मत व्यक्ति की वजह से है जिसे उसके ही आदमी ने मार डाला था। ओलिवर ने जोर देकर कहा कि यह आदमी फायरफॉक्स भाड़े के समूह की अपनी जिम्मेदारी है और उसे पेंशन का भुगतान नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने सरू से झगड़ा किया। कॉलिन आग के पास बैठकर इत्मीनान से केतली में पानी पीते हुए अपने आप ऊपर लटक जाता है। उगता हुआ सूरज थोड़ा चकाचौंध कर रहा था और कॉलिन ने अपनी टोपी के किनारे को थोड़ा नीचे कर लिया, लगभग पूरी तरह से उसके चेहरे के ऊपरी आधे हिस्से को ढक दिया। फिर उसने चर्मपत्र का खर्रा निकाला और उस वाक्य को काट दिया, मानव रक्त आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, जो उसने कल लिखा था। क्योंकि उसने पाया कि बीती रात चोर की लाश से गुपचुप तरीके से निकले खून का उसकी ताकत बढ़ने पर कोई असर नहीं पड़ता। यह हिरण के खून की तरह है। भूख को संतुष्ट करने और ऊर्जा को फिर से भरने के अलावा काटनाइट के खून जैसी कोई चीज नहीं है। प्रभाव, शायद आम लोगों के खून का कोई असर नहीं होता। आगे बढ़ने में मदद के लिए यह पेशेवरों का खून होना चाहिए। इसके अलावा मुझे डर है कि प्रभाव के लिए उच्च स्तर के पेशेवर के खून की जरूरत है। यह सोचकर कॉलिन ने अनजाने में अपनी निगाहें यहाँ के एकमात्र दूसरे क्रम के योद्धा कप्तान सरू की ओर मोड़ लीं। फिर उसने फिर सिर हिलाया। चलो, यह नहीं कहते कि क्या मैं सरू को हरा सकता हूँ। यहाँ तक अगर वह लड़ने में सक्षम था तो वह जल्दी से आगे बढ़ने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को मारना नहीं चाहता था। कॉलिन को लगा कि उसके पास अभी भी कुछ नीचे की रेखा है। इसके बारे में सोचते हुए कॉलिन ने पाया कि ओलिवर का सरू के साथ विवाद आखिरकार समाप्त हो गया था। गोलमटोल व्यवसायी थोड़े दुखी भाव के साथ कॉलिन की ओर चल रहा था, जैसे कि अभी अभी बहस में उसका हाथ नहीं है। यह एक कठिन आदमी है। पास आने के बाद ओलिवर ने सरू के फिगर पर नजर डाली और कॉलिन से शिकायत की। कॉलिन ने उस व्यापारी की ओर देखा जिसने कल बड़े अहंकार से कहा था कि वह अपनी सेना को प्रायोजित करना चाहता है, और अब वह एक भाड़े के पेंशन के कारण और अधिक मजबूर हो गया और अचानक वह थोड़ा हंसा। इसे भूल जाओ, बस इसे लोगों के दिलों को दिलासा देने के लिए ले लो। आखिरकार फॉलिंग ईगल सिटी से अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। इस समय फायरफॉक्स मर्सिनरी ग्रुप के साथ लड़ना एक बुद्धिमान विकल्प नहीं है। मुझे पता है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बूढ़े साथी सरू को रास्ता नहीं देता। ओलिवर स्पष्ट रूप से इसे समझ गया था, लेकिन वह अभी भी अनिच्छुक था और कुछ शब्द फुसफुसाए। क्या आप मेरे द्वारा लाए गए झटके का स्वाद लेना चाहेंगे? यह रोटी से बहुत बेहतर है। फिर मोटा व्यापारी फिर उदार हो गया। कॉलिन मुस्कुराया और ओलिवर की दया को स्वीकार किया और उसके साथ लापरवाही से बातचीत की। सभी के नाश्ता खत्म करने और 2 घंटे आराम करने के इंतजार के बाद कारवां ने तंबू को हटा दिया और फिर से जाने के लिए तैयार हो गया। और इसी क्षण सरू ने अचानक सभी को रोक दिया और फिर वह जमीन पर लेट गया और अपना दाहिना कान जमीन पर दबा दिया। यह देखकर कॉलिन थोड़ा शर्मा गया। दिन के दौरान उसकी सुनवाई रात की तुलना में बहुत कम होती है और उसने इस समय कोई असामान्य हलचल नहीं सुनी। लेकिन वहां पर सरू अचानक जमीन से कूद गया। फुफकार और गर्जना, घोड़ा, घोड़े की नाल, जल्दी, हर कोई, तुरंत सतर्क। सरू की इस दहाड़ से अचानक पूरा खेमा थर्रा उठा। ओलिवर का चेहरा भी पीला पड़ गया। वह मामले की गंभीरता को जानते थे। यह समय पिछली रात के हमले से अलग है। चोरों की टोली घोड़े नहीं उठा सकती। अगर यहाँ के लोग दुश्मन हैं, दोस्त नहीं, तो मुझे डर है कि बहुत परेशानी होगी। टैप टी 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 टी। जैसे जैसे समय बीतता गया कॉलिन ने आखिरकार घोड़े की नाल की आवाज़ सुनी। जमीन में थोड़ा कंपन होने लगा, जिससे भाड़े के सैनिक और भी घबरा गए। दाढ़ी वाले सरू की दहाड़ भी अब उन्हें शांत नहीं कर सकी। केलिन ने अपनी आंखें मूंद लीं और देखा कि एक पतली धूसर रेखा अचानक जंगल में दिखाई दी, जैसे कि एक नुकीला तीर शिविर की ओर भाग रहा हो। यह घुड़सवार सेना की एक टीम है। कई घुड़सवार नहीं हैं, केवल 20 आदमी हैं। लेकिन उनकी जबरदस्त गति को देखते हुए कॉलिन को इसमें कोई संदेह नहीं था कि जब तक प्रतिद्वंद्वी ने आरोप लगाया फायरफॉक्स भाड़े के समूह ने जिस रक्षात्मक स्थिति को एक साथ रखने की कोशिश की वह तुरंत ढह जाएगी। शीत हथियार युग में युद्ध के राजा का यह भयानक उत्पीड़न है। गड़गड़ाहट, धरती दहाड़ रही है। घुड़सवार सेना आ रही है। भाड़े के लोग कांप रहे हैं। ओलिवर ने दर्द में अपनी आंखें बंद कर लीं। सरू एक चट्टान की तरह एक विशाल बस्ट शील्ड के साथ रक्षा पंक्ति में सबसे आगे खड़ा था। कॉलिन ने भी तेज धूप को नजरअंदाज किया। असहाय रूप से आह भरी 3 कोने वाली टोपी उठा ली और अपनी कमर से एक हाथ की तलवार खींच ली। जैसे ही हर कोई मौत से लड़ने की तैयारी कर रहा था, बढ़ते घुड़सवार दस्ते अचानक शिविर से लगभग 30 मीटर की दूरी पर रुक गए। हुई घोड़े की चहचहाहट की एक श्रृंखला के बीच 20 युद्ध के घोड़े हवा में लहराते हुए खड़े थे। अच्छा घुड़सवारी। कॉलिन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में चिल्लाया,
साथ ही उनका तनावपूर्ण मिजाज थोड़ा हल्का हुआ। विरोधी अब शत्रु नहीं होना चाहिए। हालांकि बिना धीमे हुए आगे बढ़ने की उनकी मुद्रा को देखते हुए और अंतिम चमकदार पड़ाव, जाहिर है वे फायरफॉक्स भाड़े के समूह को एक मुंहतोड़ शक्ति देना चाहते थे। इसलिए जरूरी नहीं कि दूसरे पक्ष में ज्यादा दया हो। इस बिंदु पर एक चतुर व्यवसायी ओलिवर ने स्पष्ट रूप से इसे देखा और उसने आगे बढ़ने की पहल नहीं की, लेकिन सरू को बातचीत करने का संकेत दिया। सरू असहाय था। आखिरकार उसने एक कमीशन प्राप्त किया और रास्ते में ओलिवर का सामना करने वाली किसी भी परेशानी को हल करने के लिए बाध्य था। इसलिए उसे अपनी आधी लंबाई की ढाल और बड़ी तलवार नीचे रखनी पड़ी और एक ही समय में जोर से चिल्लाते हुए खाली हाथ आगे बढ़ा। सड़क पर दोस्तों, मैं फायरफॉक्स मर्सिनरी कॉर्प्स का प्रमुख सरू हूँ। मैं ट्यूलिप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से फॉलन ईगल सिटी तक कुछ सामान ले जा रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। विपरीत दिशा में घुड़सवार दस्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे कि वे अचानक मूर्तियां बन गए हों। जंगल खामोश था। हवा अचानक रुक गई और हवा इतनी गरिमामयी थी कि उसका दम घुट रहा था। सरू ने अपने दिल में डर और चिंता को दबा दिया, उसकी खोपड़ी को काटकर आगे बढ़ गया। कुछ कदमों के करीब उसने आखिरकार प्रमुख घुड़सवार के सीने के कवच पर बिल्ला देखा और उसने आश्चर्य की सांस ली। आपका महामहिम सेंट हिल परिवार का एक शूरवीर है। सरू की तेज आवाज भी पीछे तक फैल गई, इसलिए भाड़े के सैनिकों के बीच एक छोटा सा अवसादग्रस्त हो गया। लेकिन साथ ही सभी ने अनैच्छिक रूप से अपने हाथों में हथियारों को जमीन पर गिरा दिया, जैसे कि सेंट हियड नाम में भयानक जादुई शक्तियां थीं जिनके खिलाफ लोगों ने लड़ने की हिम्मत नहीं की। हाँ, साम्राज्य के उत्तर में सेंट हिल्ड नाम पूर्ण अधिकार का प्रतीक है। यहाँ तक कि शाही परिवार का भी यहाँ इतना भयानक आकर्षण और प्रभाव नहीं है। क्वांग डांग के नेतृत्व में शूरवीर अंत में चले गए। उसने कुछ उदासीन आंखों को प्रकट करते हुए अपना हेलमेट और मुखौटा उठाया और अपनी पहचान को स्वीकार करते हुए सरू को सिर हिलाया। फिर उसने काठी के सामने कपड़े की थैली से चर्मपत्र का एक रोल निकाला और उसे सरू के चरणों में फेंक दिया। उसी समय उन्होंने निर्विवाद स्वर में घोषणा की, ड्यूक ऑफ सेंट हिल्डे और मार्क्विस चार्ल्स के आदेश से आपको तत्काल बुलाया गया है।